बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद, ठंडे ठार मौसम और गर्मा गर्म सियासी सूरत हाल का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले कौमी क्रिकेट टीम के न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के आगाज पर बात करते हैं। पहले T20 में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया। 79 रन पर 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। ऑकलैंड में शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ। 8 के मजमूई स्कोर पर अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। 20 रन पर पाकिस्तान की बैक टू बैक 3 विकेटें गिरती गईं और मोहम्मद रिजवान 17 रन बनाकर बॉलर जेकब डिफी का शिकार बने। तजुर्बाकार मोहम्मद हफीज भी खाता खोलने में नाकाम रहे। हैदर अली की बात करें तो उनकी इनिंग्स 3 रन पर तमाम हुई। खुशदिल शाह 16 रन पर हिम्मत हार गए और पाकिस्तान की बैटिंग अभी जारी है। इस मैच के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया सर समा को वक्त देने के लिए। सर, मैच तो अभी जारी है, आउट होने वाले कौमी बल्लेबाजों की अक्सरियत कैच हुई। सर, ऐसा लग रहा था कि शॉर्ट पिच गेंदों का सामना करने का कोई खास तजुर्बा ही नहीं है हमारे खिलाड़ियों को। आज के इस मैच पे आप क्या कहेंगे? ये आपने सही कहा, और पहले ये बातें हो रही थी कि वहाँ पे जिस तरह की पिचेस बनती हैं या वो आपको बॉडी के ऊपर गेन करेंगे, वो तो अपनी जगह है सारी चीजें। बट आई थिंक मेरा ख्याल है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली किसी ने, और आप देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि 6 ओवर्स के अंदर जो सर्कल का खेल होता है उसी में चाह रहे हैं कि सब सारे रन उसी में बन जाएं, जूनियर हो या सीनियर, और उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखी। हो सकता है कोई प्लान क्या बनाया मुझे नहीं समझ आई, बट आई थिंक वेट करना चाहिए था उन्हें, इसलिए कि उनके पास 2 स्पिनर्स खेल रहे हैं और उन्होंने बॉलिंग करनी थी। अगर आप की विकेट्स नहीं गिरते तो आप आराम से 160 रन के करीब जा सकते थे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये एक बैड डिसीजन था, अगर ये प्लान था। दूसरी बात ये कि अब्दुल्ला शफीक जो बैट्समैन है, वो थ्रू आउट अभी 2020 में सब में मिडिल ऑर्डर में उन्होंने बैटिंग की है और उनको ओपन करा दिया, जबकि हैदर अली ओपन करते हैं। तो आई थिंक समझ से बाहर हुई चीज को। तो आई थिंक हारना एक अलग चीज है, मगर स्ट्रेटेजी प्लान करना एक डिफरेंट है। तो अभी नजर आ रहा है, आप देख लें सामने के शादाब को स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं और उनको रनजें मिल रही हैं खुली। सही, बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। मैच अभी जारी है और अगर हमारी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो कुछ खास नजर नहीं आ रही। और अब बात करते हैं नून लीग में होने वाली तकरार की। तो लाहौर जलसे की नाकामी भी लीगी रहनुमाओं के सर पर सवार है और विकेट के दोनों तरफ खेलने की बाज़ गश्त आज भी सुनाई दी। साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक कहते हैं, जो कह रहे हैं वही विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो किधर खेल रहे हैं। 4-6 लोग विकेट के दोनों जानब अभी भी खेल रहे हैं। लीगी रहनुमाओं में इख्तिलाफ बढ़ने लगे, बड़े लीडर्स एक दूसरे को ही जुमले कसने लगे। जावेद लतीफ और रोहेल असगर के बाद साबिक स्पीकर अयाज सादिक भी मैदान में आ गए। कहते हैं इन्हें विकेट के दोनों तरफ कोई खेलता नजर नहीं आ रहा। जिन्होंने ये कहा है, मेरा ख्याल है वो खुद विकेट की तरफ खेल रहे होंगे। मुझे तो जमात में कोई विकेट की 2 तरफ खेलता नजर है। ये जिसने भी कहा है, मुझे नहीं पता किसने कहा है, मगर आप जो कह रहे हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि वो किधर खेल रहे हैं। लीगी रहनुमा जवेद लतीफ ने विकेट के दोनों जानब खेलने वालों की निशानदेही की तो गुज़श्ता रोज रोहेल असगर ने इन्हें हस्बे तनकीद बनाया था। इतनी आप में अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप नाम लें कि फलाना आदमी जो है विकेट के दूसरी तरफ खेलता है। सरदार अयाज सादिक ने तस्लीम किया कि लाहौर जलसे से पहले इनके घर में ताखीर हुई। कैमरामैन खबर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है, जिनकी खबर ने अब तक ये हंगामा मचा रखा है, उनसे बात करेंगे। मगर पहले वो खबर तो जरा याद कर लें। जावेद लतीफ ने समा की एक बड़ी खबर की तस्दीक की थी, पहले वो सुन लेते हैं। मरीम नवाज शरीफ आज सब उनको अपना कायद मानते हैं। नवाज शरीफ के बाद उनको पार्टी पूरी ये समझती है, दीगर जमातें ये समझती हैं। हाँ ठीक है, 4-6 लोग विकेट के दोनों जानब अभी भी खेल रहे हैं और ये लीडरशिप को पता होता है। वक्त के साथ साथ एक वक्त ऐसा आ गया है कि आप पहले वो विकेट के एक जानब थे, आप दोनों जानब खेल रहे हैं। तो एक वक्त आएगा कि वो सिर्फ उसी साइड पे खेलेंगे जहां लीडरशिप उनको खिलाना चाहेगी।
मरीम नवाज साहिबा ने जज़ा और सज़ा की बात कर रही हैं। ये जज़ा सज़ा की बात इस तनाज़र में की गई है कि माजी में भी ऐसा होता रहा है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि माजी में ये सिलसिला अगर नहीं हो सका तो अब ऐसा नहीं है, नहीं होगा ऐसे। वजह इसलिए कि आज लोग समझ रहे हैं, आज यूथ फॉलोअर है आज मरीम नवाज शरीफ का, वो तवक्को रखता है मरीम नवाज शरीफ से कि जो वो कहती हैं वो करती हैं, और वो क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि पार्टी के अंदर भी एक एहतसाब का अमल होना चाहिए, जो मरीम नवाज शरीफ ने उसका इजहार किया। इसी पर अपने नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से बात कर लेते हैं। भट्ट साहब, पार्टी रहनुमाओं के रद्द अमल तो सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर अयाज सादिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा बराह रास्त सख्त जवाब उन्होंने ही दिया है, इसकी क्या वजह है? जी आयशा, उनका बनता था क्योंकि उनके बारे में जो पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं, जो 5-6 लोगों की तरफ जावेद लतीफ़ साहब ने इशारा किया, उनमें अयाज सादिक के मुतल्लिक़ भी शकूक व शुबहात हैं, क्योंकि जो फैटअप पर खुफिया इजलास भी होते थे उसमें भी ये लीड करते थे, और फिर इनके अलावा भी जो दूसरे लोग हैं वो एक इशारा जावेद लतीफ़ साहब ने दिया था कि वो स्टेज पर बैठे होते हैं। अब स्टेज पर अयाज सादिक भी होते हैं और एक अहम पार्लिमानी लीडर कह लें वो भी हैं, और इस तरह के 3-4 लोग और हैं, और इसीलिए अयाज सादिक जो हैं वो ज्यादा इस पर बरहम हुए और इस तरह की बात उन्होंने सख्त बात की है दूसरों की निस्बत, क्योंकि पार्टी के अंदर जिन लोगों के बारे में शक है उनमें वो नाम अयाज सादिक का भी लेते हैं और कुछ और भी ऐसे लोग हैं, और इसीलिए जावेद लतीफ़ जो इनसे मेरा ख्याल है पार्टी में ज्यादा सीनियर हैं, चौथी मरतबा में हुए हैं, वो जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, और कुछ ऐसे नाम इनसे भी बड़े अयाज सादिक से भी हैं जो उन 6 लोगों में शामिल हैं जिनके मुतालिक जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि वो अब भी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और कुछ अरसे बाद लगता ये है कि ये नाम खुलकर सामने भी आएंगे, क्योंकि अभी हम शक का लफ्ज यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड लीगी रहनुमा इनके नाम ले रहे हैं, लेकिन लगता यह है कि चंद ही दिनों की बात है, इनके नाम खुलकर सामने भी आ जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नईम, आपके बाकी जो वो 4-6 नाम ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है, इसीलिए तो नून लीग के अपने अंदर से ये रिएक्शन आना शुरू हो गया है। अपडेट कर रहे थे नईम अशरफ भट्ट, आपका शुक्रिया। नून लीग के पार्लिमानी और तंजीमी इजलास की कहानी सामने आ गई। मरीम नवाज लाहौर की क़यादत पर बरहम हो गई। असल कहानी है वो सिर्फ समा बताएगा, जिनके जिम्मे ड्यूटियां लगी थी और उन्होंने वो नहीं निभाई। अब पार्टी में जज़ा और सजा का निज़ाम मैं खुद लेकर आऊंगी। नहीं। आपकी जो खबर है वो झूठी है, और मरियम बीवी ने सबकी बहुत तारीफ की है। ये मरियम नवाज साहबा ने कोई जज़ा और सजा की बात नहीं की, झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई, वक्त दे रही कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ ने समा की खबर की तस्दीक कर दी है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा पार्टी के अंदर भी एक एहतसाब का अमल होना चाहिए। कोई विकेट के जो है वो दोनों तरफ ना खेल सकता है ना कोई खेलेगा। इस किस्म की बातें जो है वो सिर्फ अबहाम फैलाने के लिए जो है वो की जाती हैं। वो रहनुमा नून लीग शेख रुहेल असगर का कहना है कि रहनुमाओं में इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले का नाम लें। सर आपके मुताबिक कोई विकेट में दोनों किसी ने अगर सियासी खुदकशी करनी है तो कर ले, इतनी आपने इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप नाम लें। और अभी आपको बताएं कि FIA को शहबाज शरीफ और हमजा से जेल में तफ्तीश की इजाज़त मिल गई। जी हाँ, इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे आदिल तनौली से। आदिल बताइएगा, FIA को तो इजाज़त मिल गई है, आगे मामला किस तरफ जा रहा है? आज देखें 25 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में FIA लाहौर एंटी करप्शन विंग जो है वो तहकीकात कर रहा था। इसकी जानिब से IG जेल खानाजात को पंजाब को 2 रोज़ कबल खत लिखा था और उसमें ये इब्तिदा की गई थी कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो इस वक्त कोट लखपत जेल में है, दोनों से तहकीकात की जाएंगी जिसकी इजाज़त दी जाए। ताहम होम डिपार्टमेंट पंजाब की हिदायत पर IG जेल खानाजात पंजाब की जानिब से जो है वो FIA एंटी करप्शन विंग लाहौर को इजाज़त दी गई है और कहा गया है कि वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से इस मामले पर मुकम्मल तहकीकात कर सकता है। ताहम इसलिए FIA एंटी करप्शन विंग की 4 रुकनी टीम जो है वो बाकायदा तौर पर तश्कील दे दी गई है। वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से तमाम तर वाक़े की जो है वो तहकीकात करेगी। इससे कबल भी जो है FIA की
मुख्तलिफ टीमों ने यह तहकीकात का सिलसिला जारी रखा, क्योंकि अब FIA की जानिब से यह बताया गया है कि दोनों लोग जो हैं हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इस वक्त जो है वो कोट लखपत जेल में है। तो मजीद जो है केस को आगे बढ़ाने और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा है इसमें मजीद आम जो पेशरफ्त है उसके लिए दोनों से बाकायदा तौर पर यानी अब FIA को इजाजत मिल गई। अब यह मामला देखते हैं किस तरफ जाता है। आदिल तनौली, आप इससे मुतालिक अपडेट दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। और नैब ने सलीम मानवीवाला के मुबैना बेनामी शेयर्स मुंजमद करने के मामले पर जवाब जमा करवा दिया। एहतसाब अदालत में दिए गए बयान में ये कहा गया कि केस में नैब की कोई बदनीयती शामिल नहीं। बिल्कुल, इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं समा इस्लामाबाद के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, अपडेट कीजिए, क्या कुछ बातें हुई नैब के हवाले से? देखिए, 136 फवाद पर मुश्तमिल ये तफसीली जवाब है जो नैब ने दाखिल किया है एहतसाब अदालत में, और उसमें वाजे किया है कि इस केस में नैब की किसी किस्म की कोई बदनीति नहीं है। ये सारा मामला जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT बनी थी उसकी तफ्तीश के दौरान सामने आया था, और साथ से मुकम्मल रिकॉर्ड जमा करवाया गया है कि सलीम मानवीवाला केस की बुनियाद किडनी हिल्स में कराची में एक प्लाट्स बने थे जिनकी गैर कानूनी तौर पर अलाटमेंट की गई थी ओमनी ग्रुप को, और जो अब्दुल गनी मजीद थे उनकी जानिब से फेक अकाउंट से ही जो जाली अकाउंट डिक्लेयर्ड जाली अकाउंट थे उनमें से इनकी अदायगियां हुई थी। वही रकूम बाद में सलीम मांडवीवाला तक पहुंची थी, एजाज हारून से होती हुई, और सलीम मांडवीवाला ने पहले अपने एक फ्रंटमैन के नाम पर प्लाट खरीदा और बाद में वो प्लाट फरोख्त करके मनी लॉन्ड्रिंग को लेयर्स की घर से एक और फ्रंटमैन के नाम पर शेयर्स खरीदे थे। वो शेयर मुंजमद किए गए जिनकी अदालत ने तौसीक की थी। ये मुकम्मल जवाब जो है नैब की जानिब से जमा करवाया गया है, और ये कहा गया कि जो एतराज़ात दायर किए गए हैं एहतसाब अदालत में उनके फ्रंटमैन की जानिब से उनको खारिज किया जाए, क्योंकि ये एतराज़ात जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि मुकम्मल जो सबूत हैं वो मौजूद हैं नैब के पास, और जो बेनामीदार हैं वो खुद ये मान चुके हुए हैं कि ये शेयर्स उनके ज़ाती नहीं हैं। ये जवाब जो था वो आज जमा करवाया गया है एहतसाब अदालत में नैब रावलपिंडी की जानिब से। ठीक है, सुहेल रशीद अपडेट करें, आपका शुक्रिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। सबका नाम एहतराम से लूं, मरियम का भी नाम एहतराम से लूं। देखें, ये कहीं नहीं जा रहा इमरान खान, जिसने शर्त लगानी है पाकिस्तान में मुझसे लगा ले कि वो नहीं जा रहा, इनसे तो नहीं जाता। अगर इनमें ये समझते हैं कि बंदे ला के बैठे जी रिजाइन देना दें और फिर एक दरमियानी इलेक्शन हो जाएंगे अगर ये रिजाइन देते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन का ही मुतालबा करते हैं ना, इनकी सीटों पे इलेक्शन करा देंगे। इनके मेंबर अगर रिजाइन देंगे तो उन्हीं की सीटों पे इलेक्शन करा देंगे ताकि इनकी ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। CDA में काम वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको ये बताएं कि उन्होंने कहा कि इमरान खान किसी के कहने से जाने वाला नहीं है, इन्हीं के लोग जिन सीट से रिजाइनेशन देंगे उन्हीं पर इलेक्शन करवा देंगे। शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। बिल्कुल, कई साल मुल्क से बाहर रहने वाले MQM रहनुमा हैदर रिजवी खामोशी से वतन वापस आ गए और अब खामोशी से सियासी सरगर्मियां भी शुरू कर दी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ये है MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी, जिनकी खामोशी से आनियां और जानियां जारी हैं। वजीर आजम से मुलाकात हो या कोई और मामला, हैदर अब्बास रिजवी खामोशी से पेश रहते हैं। संगीन नौयत के इल्जामात हैं तो क्या हुआ, 2 बरस बाद नवंबर में अचानक हैदर अब्बास इस्लामाबाद में एंट्री देते हैं और वो भी खामोशी से। और जब क़यादत से सवालात हुए तो वो सफाइयाँ देने लगे। पाकिस्तानियों की सबकी ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान आए। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, यहाँ पर आके अगर उन पर मुकदमात होंगे मुकदमात का सामना करेंगे, और मेरे ख्याल में यही बेहतर तरीका है ना। कराची ऑपरेशन तेज होने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए हैदर अब्बास रिजवी 2015 में खामोशी से बैरून मुल्क चले गए थे। हैदर अब्बास रिजवी पर संगीन नौयत के इल्जामात थे, जिस पर वो कनाडा में खामोशी से जिंदगी गुजार रहे थे। साल 2018 में हैदर अब्बास खामोशी से कराची वापिस आए, लेकिन गिरफ्तारी के डर से 24 घंटे से पहले ही खामोशी से दुबई चले गए। हैदर अब्बास रिजवी गिरफ्तारी से बचने के लिए कई बरस मुल्क से बाहर रहे, लेकिन अब वो खामोशी से दोबारा सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। देखना ये है कि हैदर अब्बास रिजवी इल्जामात का सामना करते हैं या फिर खामोशी से बैरून मुल्क चले जाते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि नफीस लोग बड़ी नफासत से काम करते हैं, उनकी सियासत लिसानियत पर मबनी है। कराची में MQM को लोगों ने मुस्तरद कर दिया। कायद पर जान निछावर करने वालों ने कायद को छोड़ दिया, मगर उसकी सोच को नहीं छोड़ा। अब उनकी सियासत खत्म हो गई है। कराची के अवाम ये जानते हैं कि दहशत गर्दी कौन करता था। इनकी सियासत ख़त्म होती जा रही है। लोग कराची वाले क्या भूल गए हैं कि यहाँ पे बोरी बंद लाशें कहाँ से आती थी, भत्ता की पर्चियाँ कहाँ से आती थी, हड़तालें कौन करवाता था, ये जलाओ घेराव की सियासत किसकी थी।
सबको इल्म है। अपने किसी कायद पर जिस पर ये जाने फिदा करते थे उसको भी इन्होंने छोड़ दिया। हम कहते हैं आपने उसको छोड़ा तो है, उसकी सोच को छोड़े। इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। आपने देख लिया इस वक्त इनके पास कितनी सीटें हैं। इनकी पॉलिटिक्स बड़ी माजरत के साथ कि सिर्फ लिसानियत के लिए है कि लोगों के जज्बात को उभारा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी की तैनाती दुरुस्त करार दे दी। मुआवने खुसूसी की बरतरफी के लिए दायर अपील खारिज। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर-ए-आज़म किसी भी माहिर की मुआवनत हासिल कर सकते हैं। अदालत उज़्मा जुल्फी बुखारी केस में फैसला दे चुकी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। हुकूमत को हाई कोर्ट के बाद बड़ी अदालत से भी बड़ा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन खुसूसी की तयनाती के खिलाफ दायर अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चौधरी इकराम एडवोकेट की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वाज़ेह कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म किसी भी माहिर की मुआवनत हासिल कर सकते हैं। जुल्फी बुखारी केस में अदालत मुआवनीन खुसूसी से मुतल्लिक फैसला दे चुकी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, जिस काम पर पाबंदी ना हो उसके करने की मुमानियत नहीं होती। आइन और कानून मुआवनीन खुसूसी की तयनाती से नहीं रोकता। मुआवनीन की तयनाती वज़ीर-ए-आज़म की स्वाबदीद है। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट चौधरी इकराम ने मौक़िफ़ अपनाया। मुआवनीन खुसूसी सर्वे ऑफ पाकिस्तान के तहत नहीं आते। काबीना में वज़रा और 5 मुशीर रखने की इजाज़त है। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, हाई कोर्ट में आपने सिर्फ दोहरी शहरियत का नुक्ता उठाया था। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि दोहरी शहरियत वाला मुआवने खुसूसी बन सकता है। दोहरी शहरियत वालों की वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। अदालत ने मुआवनीन खुसूसी की तयनाती दुरुस्त करार देते हुए अपील खारिज कर दी। और अब बात कर लेते हैं कातिल वायरस की। तो पाकिस्तान में कोरोना मजीद 83 अफराद की जान ले गया। मजमूई अमवात की तादाद 9164 हो गई और 24 घंटे में 2972 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC की बात कर ली जाए तो उसके मुताबिक कोरोना के फाल केसेस की तादाद 42,478 तक पहुंच गई है। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर भी जान की बाजी हार चुके हैं। डॉक्टर मुजफ्फर सैयद टीचिंग अस्पताल में जेर इलाज थे। तो कराची में कोरोना केसेस में इजाफा। जिला गरबी में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज की तौसीह कर दी गई है। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से मजीद जानते हैं। जी खुर्शीद, आप किस इलाके में हैं और यहाँ किस हद तक लॉकडाउन पर अमल हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ औरंगी टाउन 11:30 शाह वलीउल्लाह नगर में। और यहाँ पहुँच के मैं अंदाज़ा हुआ कि ज़िला इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन शायद जल्दबाजी में जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि औरंगी टाउन के इलाके शाह वलीउल्लाह नगर में 6 और सलीमाबाद के इलाके में कोरोना के 24 मरीज़ हैं। यानी इस मजमूई तौर पर नोटिफिकेशन के मुताबिक इस इलाके में कोरोना से मुतासरा 30 अफराद मौजूद हैं। लेकिन इस पूरे इलाके में दौरा करने के बाद हमें मालूम हुआ कि ना तो कोई गली बंद की गई है, ना कोई रास्ता सील किया गया है और ना ही कोई इस तरह की सख्ती है कि लोग मास्क के बगैर नहीं निकल सकते। यहाँ पर ऐसी कोई अलामत नज़र नहीं आ रही जो ये कहा जा सके कि ज़िला इंतज़ामिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उस पर उसकी रूह के मुताबिक अमल भी हो रहा हो। जी खुर्शीद आलम ने हमें इससे मुतालिक बताया। आपको ये बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आने के बाद मुल्क भर के तालीमी इदारे 10 जनवरी तक तो बंद कर दिए गए, लेकिन कराची के एक ऐसे स्कूल के हवाले से हम आपको बताते हैं जहां बच्चों की क्लासेस अभी जारी हैं। समा के प्रोग्राम नया दिन की टीम ने जब असातिज़ा से मास्क का पूछा तो वो लाजवाब हो गए। आपकी रिसेप्शन है तो स्कूल तो हुकूमत ने बंद किए, आपने प्राइवेट स्कूल खोला? प्राइवेट स्कूल इसलिए खुला हुआ है क्योंकि वो बंद है, वैसे तो बंद है। बाकी बच्चे तो आ रहे हैं यहाँ से, बाहर भी जा रहे हैं, पढ़ के निकल भी रहे हैं। वो कुरान पाक वाले जो हैं, जो हिफ्ज़ वाले हैं, उनके हिफ्ज़ मतलब के कुछ दोबारा बात करते हैं, पहले स्कूल देख भी लेते हैं। यहाँ पे स्कूल में बच्चे मौजूद भी हैं और मेरे ख्याल में टीचर्स भी हैं साथ। आप यहाँ पढ़ाती हैं? अच्छा, इनसे ही बात करते हैं। आप जब पढ़ा रही हैं, हुकूमत ने ऐलान किया है स्कूल बंद करने का। जी वो तो क्या है, पर यहाँ पर पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। यहाँ के बच्चे, उनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं जो इनको दोबारा दूसरे घर में पढ़ा सके, ना खुद पढ़े लिखे हैं, तो ये बहुत डिस्टर्ब होते हैं। एक तो ये एक तरफ से हम देख रहे हैं कि स्कूल बंद करने का ऐलान किया हुआ है, स्कूल ये खुला हुआ है और आप में से टीचर्स में से किसी ने भी मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया हुआ। जी जब क्लास स्टार्ट होती है तो हम नकाब कर लेते हैं। अभी भी आप स्कूल के अंदर हैं तो मास्क पहना तो लाजमी है ना? जी वो तो है। आप लोग हुकूमती फैसले पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? हुकूमत ने तो ऐलान किया हुआ पूरे पाकिस्तान के स्कूल बंद हैं, 10 जनवरी तक बंद हैं, फिर भी आपने स्कूल खोला। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए समा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि बरतानिया से मुल्ज़मान की हवालगी का कोई मुआहदा नहीं, नवाज शरीफ को अल्लाह ही वापस लाए तो लाए। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
को वतन वापस लाने के लिए क्या डेडलॉक है और क्या देखें अभी तक तो ब्रिटेन के साथ हमारा मुआहदा कोई नहीं है। मैं आपकी खबर ब्रेक करने के लिए कह दूं कि वो जनवरी में आ रहा है या फरवरी में आ रहा है। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ और ना हम इसहाक डार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि बरतानिया से मुल्ज़मान की हवालगी का कोई मुआहदा नहीं हुआ है। नवाज शरीफ को अल्लाह ही वापस लाए तो लाए। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिस पर उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से ये कहा कि बरतानिया से मुल्ज़मान की हवालगी का किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ है। नवाज शरीफ को अल्लाह ही वापस लाए तो लाए। इस्लामाबाद में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। एक दफ़ा फिर से आपको सुनवाते हैं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने क्या कहा। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए क्या डेडलॉक है और क्या देखें अभी तक तो ब्रिटेन के साथ हमारा मुआहदा कोई नहीं है। मैं आपकी खबर ब्रेक करने के लिए कह दूं कि वो जनवरी में आ रहा है या फरवरी में आ रहा है। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ और ना हम इसहाक डार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा उसको। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है खालिद अजीम साहब ने। खालिद अजीम साहब, जिस तरीके से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि बरतानिया से तो मुल्ज़मान की हवालगी का कोई मुआहदा नहीं है, नवाज शरीफ को अल्लाह ही वापस लाए तो हम क्या यही समझे कि ना ही समझे हम इसको? जी देखें, अब वो उस सरबराह है जो इस सारे मामला को डील करती है। जो बैरून मुल्क से किसी मुल्ज़िम को लाने का मामला होता है वो बेसिकली वज़ारत दाखिला ही की जिम्मेदारी होती है और इस वक्त उनकी ये बात जो है इसको एक ऑफिशियल समझा जाना चाहिए। इससे पहले वज़रा बार बार जब ये कहते भी रहे, मुझे याद है कि नवाज चौधरी साहब जब वज़ीर इत्तलात होते थे तो वो उस वक्त वो डेट्स देते थे, फलां तारीख तक आप देखिएगा हम लेके आ रहे हैं, इसहाक डार को लेके आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त सिर्फ इसहाक डार ही जो है उनको लाने का मामला था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उससे पहले अल्ताफ हुसैन का मामला था और पाकिस्तान में उनके खिलाफ एक बहुत से मुकदमात मौजूद थे जिसमें कत्ल का मुकदमा तक शामिल है, लेकिन उनको भी नहीं लाया जा सका। अब ये एक हकीकत पसंदी की बात उन्होंने की है कि फिलहाल कोई इस किस्म की सूरत मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद जो बरतानिया का एक्स्ट्राडिशन लॉ है वो भी इतना सख्त है कि उसकी रोशनी में बहुत से ऐसे इफ्स एंड बट्स हैं कि जिसमें नवाज शरीफ की वहाँ से वापसी जो है वो उसके रास्ते में फिलहाल अभी रुकावटें हैं। इस लिहाज से शेख रशीद ने एक समझाना बात कही है और अभी तक कोई ऐसी सूरत मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर पाकिस्तान किसी तरह से ऐसी कोई रूल बना सकता है जी कि बरतानिया हो जाए तो एक दूसरी बात है। लेकिन वो शेख साहब का एक वसूल करने का अंदाज भी ऐसा ही है, अल्लाह लाए तो लाए जी। तो ये ठीक है, शेख रशीद अहमद का जो गुफ्तगू का अंदाज है वो भी कुछ इसी तरीके से है। खालिद अजीम समा से गुफ्तगू कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। पारे की मनमानी ने होश उड़ा दिए। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे जाके रहा। जी हाँ, यकबस्ता हवाओं से कराची भी सर्दी की शिद्दत में लिपट चुका है और लाहौर की बात करें तो जाड़े का राज वहां पर बरकरार है। अस्तोर में दर्जा हरारत -12 और स्कर्दू में -11 रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। जाड़े ने मुल्क भर में धूम मचा रखी है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ठंड ने होश उड़ा दिए। कम से कम दर्जे हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी का राज है। सूबाई दारुल हुकूमत में दर्जे हरारत 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में यखबस्ता हवाएं शहरियों का इम्तिहान ले रही हैं। शहर कायद में पारा 8 डिग्री तक जा पहुंचा। कोयटा में दर्जे हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में रगों में खून जमाती सर्दी हो रही है। वादी नीलम में कम से कम दर्जे हरारत -15 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इस दौर में पारा -12 और स्कर्दू में -11 तक जा गिरा। तर्जुमान महकमा मौसमियात डॉक्टर खालिद मलिक का कहना है कि कराची में आइंदा 2 से 3 रोज तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि दिसंबर के आखिर में बालाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। आज जो कराची का मिनिमम रिकॉर्ड हुआ है वो 8.3 रिकॉर्ड हुआ है और ये एक आध दिन तक और सिचुएशन ऐसी परसिस्ट करेगी। प्रोबेबली कल भी इसी के 1 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर टेम्परेचर्स राइज करना शुरू करेंगे और जो नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं दिसंबर के कराची के वो 13 डिग्री सेल्सियस है। उम्मीद है कि उसके राउंड अबाउट आ जाएगा टेम्परेचर। जहाँ तक बात बर्फबारी या रेन की है
फिलहाल पॉसिबिलिटी जो है वो नजर नहीं आ रही, लेकिन लास्ट फ्यू डेज 3-4 दिन जो है दिसंबर के, उसमें एक्सपेक्टेड है कि मे बी नॉर्दर्न एरियाज में इंक्लूडिंग इस्लामाबाद और जो सेंट्रल के एरियाज है वहाँ पे रेन और पहाड़ों पे स्नोफॉल हो सकती है। कराची के हवाले से तो खालिद मलिक साहब ने बता ही दिया, लेकिन दीर समेत बालाई इलाकों की बात करें तो वहां पर शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। जलाने वाली लकड़ियों की किल्लत और पानी जम जाने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जान लेते हैं सैयद जाहिद जान से। जाहिद, बताइएगा वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, इस वक्त मैं दीर के इलाके पनाकोट में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो बर्फ़बारी के बाद पिछले दिनों जो बर्फ़बारी हुई थी, अकब में देख भी सकते हैं कि लवारी टाप के पहाड़ है। अब जो बलाई इलाके हैं कुबराट, लवारी टाप, लवारी टनल और दीगर इलाकों, वहाँ पे एक तरफ मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना भी है, तो दूसरी तरफ जाने मुल्क भर से जो है सियाह वहाँ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और ख़ूबसूरत मनाजिर को देखने के लिए पहुँच रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दीर शहर में पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है, जबकि कुबराट में आज -7, लवारी टाप में -10 और दीगर इलाकों में -8 तक जो है पारा नीचे गिर गया है और शदीद सर्दी की लहर वो अब भी बरकरार है। जी ठीक है जाहिद जान, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्वास्थ्य खबर शामिल करते हैं, जहां 1300 साल पुराने वाटर टैंक और दिफाई आसार दरियाफ्त हुए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद शहाबुद्दीन। स्वात में आसार कदीमा की दरियाफ्त। अतालवी मिशन ने बरीकोट की पहाड़ी चोटी से 2000 साल पुराना विष्णु मंदिर दरियाफ्त कर लिया। शाही दौर में इस्तेमाल होने वाला पानी जखीरा करने का टैंक भी असल हालत में मिला है। माहिरीन ने सुल्तान महमूद गजनवी के दौर का वाच टावर भी खोज निकाला। We have a quite complete sequence which goes from Kushana times to the Indus Shai times, and we found also the construction of a small Ghaznavid garrison. अतालवी माहिरीन के मुताबिक मिलने वाले आसार तुर्क शाही और महमूद गजनवी दौर की अफवाज अपने मकासद के लिए इस्तेमाल में लाती थी। From this place you can check and control up to Mingora, down to Chakadara and Bajaur, and you can easily control the eastern passes, Mount Ilam, Mount Karakar and the access from Bunair. इससे पहले अतालवी मिशन ने सिकंदर आजम का शहर बाजीरा, बुद्धमत के शाही दौर समेत कई कदीम आसार भी दरियाफ्त किए हैं। पहाड़ी चोटी पर दरियाफ्त होने वाले ये तारीखी आसार न सिर्फ कदीम दौर की दिफाई सलाहियत की दास्तान सुना रहे हैं, बल्कि ये खंडरात कदीम तहजीबों के अमीन भी है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में साल की सबसे बड़ी बैंक डकैती, मुलजिमान 90 लाख रुपया बैंक के बाहर से लूटकर फरार हो गए। में जा रहे थे कैश लेके थोड़ा सा ये कैजुअल एटीट्यूड है, अगर अलर्ट होते तो शायद ये ना होता, क्योंकि इनके साथ गनमैन होता है। तो कैश लेके गली में जब जा रहे हैं, और दूसरा ये गाड़ी भी इधर आ सकती थी, अगर गाड़ी करीब आ जाती तो ये हुआ नहीं होना था। एक बड़ा रोड है, यहाँ पे गाड़ी करीब आ जानी चाहिए थी, यहीं से वो ट्रांसपोर्ट करना इजी था। खैर यहाँ से जा रहे थे तो ये गली में आगे से उनके ऊपर फायर हुए हैं और वो कैश लेके भाग गए। अभी हमने नाकाबंदी करवा दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे दीवान आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। दीवान, जिस तरह से कि डीपीओ ने भी कहा कि कैजुअल सा एटीट्यूड था इन लोगों का, कैश मुंतकिली के दौरान कोई सख्त सिक्योरिटी नहीं थी, यही वजह है या कुछ और भी मामलात हैं? जी बिल्कुल आयशा, मंडी बहाउद्दीन में डाकू राज जो है वो आज भी बरकरार है। साल की सबसे बड़ी डकैती का ये अफसोसनाक वाकया जो है ये गल्ला मंडी के करीब बैंक के बाहर पेश है, जहाँ जो है वो डकैती मुजाहिमत पर डाकू ने जो है वो अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर दी। फायरिंग से जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड मौका पर जहाँ पर, जबकि दूसरा जो है वो शदीद जख्मी हो गया है। पुलिस ने का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड बैंक से रकम लेकर कैश वैन में ले जाने के लिए बाहर निकले तो दो मुसल्ला डाकू ने जो है वो रकम छीनने की कोशिश की और मुजाहिमत पर जो है वो अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक सिक्योरिटी गार्ड मौका पर जहाँ पर, जबकि सबा दूसरा जो है वो शदीद जख्मी हो गया। बहुत शुक्रिया दीवान आदिल, आप इससे मुताल्लिक बता रहे थे। वसाइल कम है तो क्या हुआ, रावलपिंडी के कमांडो ने जो सोचा कर दिखाया। तफसीलात जानिए वहाब कामरान की इस रिपोर्ट में। गाड़ी नहीं ले सकता था, मैंने कहा चलो बाइक को तैयार कर दें। रावलपिंडी के बाइक मैकेनिक लतीफ उर्फ कमांडो ने जो सोचा कर भी दिखाया। अलाई रिम लगाए हैं, अगले शॉक लगाए हैं, चिमटा मैंने बनवाया है, सीट मैंने बनवाई है।
लोग तो तस्वीरें खींचते हैं, सेल्फियाँ खींचते हैं। अगर कोई गाड़ी में जा भी रहा है तो गाड़ी बाकायदा रोक के तो चेक करेंगे कैसी बनाई है। लंबी बाइक पर छोटी दुनिया के भी बड़े मजे। ये बाइक बहुत लंबी है और हम इधर एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। चले तो हमारे संग संग नजारे चले। बड़ी से बड़ी फैमिली कार से ज्यादा कारामद सवारी के मजे और सहूलत, बचत, तफरीही एडवेंचर भी सब एक साथ। यही तो है कम खर्च बाला नशी होने का वखरा मजा। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, रावलपिंडी। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।